हिस्ट्री में लोग मैटर पढ़ रहे थे, मैटर एंड क्लासिफिकेशन मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जा रहे थे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जान रहे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस की बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होगा। हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज इवेपोरेशन में डिफरेंस। What is boiling point and what is evaporation? एक्चुअल में देखो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, मीन्स उसको हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सपोज दिस वाटर इज केप्ट इन दिस वेसल, तो वाटर जो इस वेसल में रखा हुआ है आपका, और इसको हम लोग एक्सटर्नल मीन्स फ्लेम पे बर्निंग बर्नर के ऊपर इसको रखते हैं, तो ये बर्न होता है, मीन्स एक्चुअल में ये बॉईल होता है। जो वाटर इस केटल में रखा हुआ है वो बॉईल होता है। इन दिस केस व्हाट वी कैन से कि एक्सटर्नल एनर्जी हम इन्वायरमेंट से दे रहे हैं, मीन्स इन द केस ऑफ बॉइलिंग वी गिव द एक्सटर्नल एनर्जी टू द सिस्टम। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन द केस ऑफ बॉइलिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं लोग। बट इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होती, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ही होती है। मीन्स ये अगर आपने केटल में या किसी भी यूटेंसिल्स में आप वाटर को रखा है, इस केस में आपको हीट करने की जरूरत नहीं है, हीट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी टू दिस। इसमें क्या करते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरनल एनर्जी मीन्स जो कि सिस्टम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के पास हीट एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, उसको ये गेन करके और ये अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं, मीन्स इट चेंजेस टू इट्स वेपर स्टेट। और जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। तो वन कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि इसमें इन द केस ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग के केस में क्या होता है, आपका एक्सटर्नल एनर्जी हम देते हैं, लेकिन इसमें कंज्यूम करता है वाटर मॉलिक्यूल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इज इट क्लियर? इन द केस ऑफ इवेपोरेशन वी कैन से कि इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम का कंज्यूम करता है वाटर मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? अब सेकंड नंबर, बी नंबर पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आए थे इस बार किस इवेपोरेशन में। एग्जांपल, जैसे आप क्या करते हो कि वाटर को रख देते हो यूटेंसिल में, ठीक है, तो आप कहीं सनलाइट में भी रख दो या ऐसे भी आप रख दो, तो डे बाई डे आप आफ्टर सो मेनी डेज व्हाट यू ऑब्जर्व कि वाटर का जो अमाउंट है बिल्कुल स्लाइटली कम होगा। अगर आप बिल्कुल एकदम मेजरमेंट करें तो स्लाइटली कम होगा। इवेपोरेशन जो है बिल्कुल फास्टर नहीं होता, स्लोली होता है, ये स्लोली फिनोमेना है। लेकिन बॉइलिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं सिस्टम को, मीन्स वाटर को जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, हीट देंगे, हीट एनर्जी, उस केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से, इसलिए कि यहाँ पे हीट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है ना हीट की, तो उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जल्दी वेपराइज हो जाएंगे। और हो सकता है कि विद इन हाफ एन आवर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी इसमें पानी थे वो सभी वेपराइज होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाए गैसेस स्टेट में। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इन द केस ऑफ बॉइलिंग। तो बॉइलिंग आपका फास्टर रेट में होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो स्लोअर रेट होता है। तो इवेपोरेशन में भी सेम फेज होता है, मींस वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं और वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इन द केस ऑफ बॉइलिंग ऑल्सो, तो वाटर, यहीं से क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि अब इसमें देखो जब भी हम हीट करते हैं तो इसमें हर एक मॉलिक्यूल्स, मींस ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स गेट दिस हीट एनर्जी। हर एक मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, हैवी बल्क, मींस इसमें हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिसीव करता है हीट को, जो एक्सटर्नल एनर्जी हम दे रहे हैं, हीट एनर्जी, इसमें हर एक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी को गेन करते हैं। तो दिस इज नोन एज कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमेना वी कैन से। बट व्हाट इज द केस ऑफ इवेपोरेशन? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इवेपोरेशन के केस में क्या होगा? इवेपोरेशन के केस में जो होता है
वो अब सिस्टम, अब देखो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, ये समझना है आपको। इसमें क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी को ही सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स गेन करते हैं। अब सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के हैं, वो क्या करते हैं कि जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसी को ये गेन करती है। ये बोलते हैं इस वाटर मॉलिक्यूल्स से कि वाटर मॉलिक्यूल्स से बोलते हैं कि आप अपनी एनर्जी को हमें ट्रांसफर कर दो, हमें नहीं रहना, हम सरफेस पे है, हमें एटमॉस्फेयर में वेपर फेज में रहना है। इज इट क्लियर? तो दिस, अब ये क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स, ये अपने एनर्जी को, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अगले वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करता है, हीट एनर्जी, ये अपने अगले वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है। इसी तरह से ये हीट एनर्जी ट्रांसफर होते होते सरफेस तक आ जाती है, और इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी हो जाती है कि वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे वेपराइज होते हैं, मींस वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस केस में जो भी इसके अंदर की एनर्जी थी, हीट एनर्जी, उसको वो कंज्यूम करना है, कौन, सरफेस के मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए इसको सरफेस फिनोमेना भी बोलते हैं। इवेपोरेशन जो है वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ केवल होता है, मींस सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही केवल किसमें कन्वर्ट होते हैं, वेपर फेज में, बाकी सभी क्या होंगे, एज इट इज रहेंगे जैसे थे, लेकिन इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, हीट एनर्जी, इसलिए कि इसकी हीट एनर्जी को किसने कंज्यूम कर लिया, जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स थे, इसीलिए ये अब इनकी हीट एनर्जी कम हो जाएगी, तो कैसे हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो कॉज करता है कूलिंग। इज इट क्लियर? तो हम लोग बोलते हैं ना कि इवेपोरेशन जब होता है तो कॉज करता है कूलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप अर्दन पोर्ट में वाटर रखते हो तो ठंडा क्यों रहता है, इसलिए कि एक्चुअल में देखो, सपोज दिस इज अ पॉट हियर, उसका भी हम आपको बता देते हैं। सपोज दिस इज अ पोर्ट हियर, तो पोर्ट में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं अर्दन पोर्ट में, इसके वॉल्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स जो है, अब इस पोर्स के थ्रू ये एटमॉस्फेयर से भी कनेक्ट रहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसके सरफेस पे हैं, पोर्स के पास में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, जो अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स की हीट एनर्जी है उसको ये गेन करते हैं, और गेन करके ये एटमॉस्फेयर में वेपर फेज में जाना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हीट एनर्जी, अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स की हीट एनर्जी को गेन करके और ये सरफेस पे जाते हैं, इनमें ज़्यादा हीट एनर्जी हो जाती है। हीट एनर्जी ज़्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, इनकी हीट एनर्जी को यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होता है हीट एनर्जी का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो इस तरह से सरफेस पे क्या जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जाता है, और सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी, और इस तरह से सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को ये कंज्यूम करके और एटमॉस्फेयर में वेपराइज हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में वेपर स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में यहाँ से ये चले जाते हैं इस पोर्स के थ्रू, स्मॉल स्मॉल पोर्स के थ्रू। तो जो अंदर का वाटर है वो तो अपनी हीट एनर्जी को लूज करेगा, बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे क्या होगा, हीट एनर्जी को वो लूज करेगा, और हीट एनर्जी को जब लूज करेगा तो ये कूलिंग कॉज करेगा। इज इट क्लियर? तो ये कूलिंग को कॉज करेगा। कोई डाउट इसमें? तो इसीलिए इसमें दीज टू पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर नाउ कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, इसलिए हम सरफेस फिनोमेना बोलते हैं इसको। और दूसरी चीज कि इसमें ये कूलिंग कॉज करता है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इज इट क्लियर? तो इसमें देखो बल्क फिनोमेना है, और यहाँ पे बोलेंगे कि इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है। मींस इसमें केवल सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपराइज्ड स्टेट में होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसमें देखो, अब इसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स को मिलती है, तो सभी कोई भी मॉलिक्यूल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में वेपर स्टेट में जा सकता है इन द केस ऑफ बॉइलिंग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, वेपराइज होंगे। लेकिन हाँ, डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर मान लो आपने इस वाटर मॉलिक्यूल्स को रख दिया टेम्परेचर ऐसे जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन का रेट जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कि ये सभी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके पास ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, और ज़्यादा हीट एनर्जी होगी तो अपनी हीट एनर्जी को जल्दी लूज करना चाहेंगे, तो इनको जल्दी जल्दी जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इनको जल्दी से अपनी हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, और वो जल्दी से एटमॉस्फेयर में वेपर स्टेट में जाएंगे। ठीक है, वेपराइज होंगे। इज इट क्लियर? अब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग कॉजेज हीटिंग। बॉइलिंग जो है वो हीट कॉज करता है। जब भी आप फ्लेम के ऊपर यूटेंसिल्स को रखते हो उसमें वाटर होता है, तो आप टच कर पाते हो तो कैसा फील होता है, हॉट। तो बॉइलिंग जब
कॉज करता है अगेंस्ट द हीटिंग, बट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेस इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट डी नंबर देखो, अब रेट ऑफ बॉइलिंग जो होता है वो फास्टर होता है। वी नो दैट रेट ऑफ बॉइलिंग फास्टर होगा, तो बॉइलिंग रेट इज फास्टर and evaporation rate is slower. Rate is ठीक है, दैट द पॉइंट। इज इट क्लियर? इस तरह से दिस और यहाँ से क्वेश्चन आया था आपके लिए एग्जाम में बल्क फिनोमिना और सरफेस फिनोमिना से, ठीक है? पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, इवेपोरेशन बॉइलिंग से पूछा हुआ था कुछ। तो बॉइलिंग कॉजेज हीटिंग, ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके। तो बॉइलिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल एनर्जी हम लोग देते हैं सराउंडिंग से सिस्टम को, एंड इन द केस ऑफ इवेपोरेशन व्हाट वी डू, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओनली वाटर मॉलिक्यूल सरफेस के उसको कंज्यूम करके और एटमॉस्फेयर में वेपराइज हो जाते हैं। इन द केस ऑफ बॉइलिंग, की बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, means we can say that कि every water molecules in the case of boiling receives heat which we are giving it from the surrounding. Next point is कि surface phenomena में क्या होगा कि only the surface, only the water molecules which is present on the surface of this gets heat, ठीक है, from the internal water molecules and they get vaporized into the atmosphere. Is it clear? तो next point ये आपको लिखना होगा, तो इसको आप लिखो, write down all these points बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। तो बॉइलिंग में लिखेंगे फर्स्ट नंबर पॉइंट, बॉइलिंग टेक्स प्लेस by consuming external energy, from the surrounding, to the system. Next लिखो, in the case of evaporation, the water molecules on the surface receives internal energy of the system. In the case of evaporation, the water molecules present on the surface receives internal energy of the system. ठीक है, तो दोनों में क्या हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मींस दोनों में वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में चेंज हो रहे हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, सेम थिंग, दोनों में सेम ये है कि दोनों में वाटर मॉलिक्यूल्स किस में हो रहे हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, मींस गैसेस चेंज हो रहा है, मींस लिक्विड से गैसेस में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड नंबर लिखो, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना वेयर एज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर सी, boiling causes heating, whereas evaporation causes cooling. Next we got D number point, boiling rate is faster than evaporation, and evaporation rate is slower than boiling. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ऑफ लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा?
व्हाट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो मीन्स वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड क्या करे, फ्रीज करे, मीन्स सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच एनी लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट बाय फ्रीजिंग इटसेल्फ। ठीक है, उसको हम फ्रीज करेंगे। सपोज दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स और इसको हम लोग फ्रीज कर रहे हैं, तो फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे, मीन्स इनके वाटर मॉलिक्यूल्स की जो हीट एनर्जी होगी उसको क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे। तो हीट एनर्जी को हम लेस करेंगे, और हीट एनर्जी को लेस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इन द केस ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, लेस होगी। तो ये आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड में। मतलब जब भी कोई लिक्विड को फ्रीज करते हैं, मीन्स लिक्विड सब्सटेंस को क्या करेंगे हम, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे फ्रीज करना होगा, उसका टेम्परेचर कम करना होगा। टेम्परेचर कैसे कम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम करके। ठीक है, हीट एनर्जी को हम कम करेंगे, उसकी हीट को कम करके, टेम्परेचर एक्चुअली यहाँ पे कम करेंगे। इस केस में वाटर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यस, पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस से कम, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग मानते हैं। कोई डाउट? लिक्विड में द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय फ्रीजिंग। कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट? इस केस में नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका होता है डीसब्लिमेशन। उसके पहले आप सुपर कोल्ड लिक्विड देखिए। सुपर कोल्ड लिक्विड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे बोलते हैं ना सुपर कोल्ड लिक्विड। तो व्हाट इज नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड, मींस जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर आइस में कन्वर्ट होने वाला है। 0 डिग्री सेल्सियस से जस्ट पहले का टेम्परेचर क्या होगा, उस केस में वाटर जो है अपने सुपर कोल्ड स्टेट में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है कैसे, आइस वगैरह होते हैं ना, तो आइस बनने से पहले जो वाटर का टेम्परेचर होगा, उस केस में वाटर क्या होगा, अपने सुपर कोल्ड स्टेट में होगा, मींस मैक्सिमम कूलिंग स्टेट, एक तरह से बोल सकते हैं। दिस इज नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड, मैक्सिमम कूलिंग स्टेट ऑफ एनी लिक्विड। मैक्सिमम कूलिंग स्टेट कब होगा, मींस व्हेन इट इज अबाउट टू टर्न इट्स स्टेट, मींस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, देन दैट स्टेट एंड दैट टेम्परेचर व्हेन दैट लिक्विड एग्जिस्ट would be the state of super cooled liquid। ठीक है, तो उस केस में वो क्या होगा, सुपर कोल्ड लिक्विड का स्टेट। कोई डाउट? तो उस टेम्परेचर पे जब वो सॉलिड लिक्विड टर्न होने वाला होगा किसमें, सॉलिड में, तो वो जो टेम्परेचर होगा उस समय का, उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड क्या होगा, सुपर कोल्ड स्टेट में होगा। समझ में आया? जैसे वो आपको क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन जब होगा तो उस केस में वाटर क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज होते हैं, मींस उनके टेम्परेचर काफी कम होते हैं। वी नो दैट कि व्हेन वी गो हायर इनटू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे आप अभी ट्रोपोस्फियर में हो, उसके ऊपर जाओगे, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में, फिर क्लाउड्स वगैरह जहाँ पे मिलेंगे आपको, वहाँ का टेम्परेचर काफी कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर जनरली फ्रीज करता है। वाटर फ्रीज करेगा तो कैसा टेम्परेचर होगा, जब वो आइस में कन्वर्ट होने वाला रहेगा। तो जैसे आइस भी होता है और आइस के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आइस के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, एक्चुअल में वहाँ पे वो कौन से स्टेट में होंगे, वो होंगे आपके सुपर कूल्ड स्टेट। मींस आइस जब बन रहा है उससे जस्ट बिलो, स्लाइटली बिलो टेम्परेचर वुड बी द सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो आइस के साथ में भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे, ठीक है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो आपके सुपर कूल्ड स्टेट में होंगे। आप कहोगे सर आइस के फॉर्म में क्लाउड्स हैं तो नीचे अगर आता है तो रेन के फॉर्म में क्यों आता है, बिकॉज कि जब भी रेनिंग होती है क्लाउड्स जो है वो बर्स्ट होते हैं, जब आपस में कोलाइड करते हैं बर्स्ट होते हैं, तो बहुत ही लार्जर पार्ट आइस का गिरता है नीचे। तो उस केस में आइस का लार्जर पार्ट जो है वो काफ़ी हमसे दूर है, वेरी फार डिस्टेंस है। जैसे वो नीचे आते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उनके साथ मिलते हैं और टेम्परेचर जो है उनका इंक्रीज होते जाता है। जैसे वो नीचे आते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है, उतने देर में क्या होते हैं, मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। मेल्ट करते 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 इतना डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं कि आते आते रेनिंग होने लगती है, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी रेनिंग होती है तो उसका जो वाटर होता है वो काफ़ी ठंडा होता है,
आपको पता ही, कभी गर्म वाटर थोड़ी होता है। आपकी अगर धूप भी हो, सनलाइट भी काफ़ी तेज हो, कभी बारिश होती है, तो उसका पानी जो होगा वाटर को आपने फील किया होगा कि दैट वुड बी वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो लिक्विड्स में, सुपर कूल्ड लिक्विड में द मिनिमम टेम्परेचर एट विच liquid is about to turn its state. The liquid is about to turn its state from liquid to solid, then at that temperature the existence of water, a liquid, could be in the state of, then at that temperature the existence of that liquid will be in the state of supercooled liquid. In the state of supercooled liquid. Is it clear? The supercooled liquid का ये होगा, is in the state of supercooled liquid. कोई doubt? Yes. फिर जो ओले होते हैं उनका क्या होता है? ओले, यस, बिकॉज कि दे वो फ्रॉस्ट या आइस के फॉर्म में होते हैं, उसको स्नोफॉल भी बोलते हैं हम लोग। तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो छोटे छोटे होते हैं। हो सकता है कि आते समय तक पिघल ना पाए, पूरी कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो पाए। बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट आइस का गिरा होगा, उसकी वजह से उसके पार्ट जो है वो उतने टेम्परेचर को गेन नहीं कर पाए होंगे, और वो छोटे छोटे फ्रॉस्ट के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, स्नोफॉल में। यस, यस, इसलिए कि वो पता है बाय द टाइम वो मेल्ट करने लगते हैं, तो जैसे आते भी हैं। अब देखो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का काफ़ी कम हो जाता है, और उस टाइम बारिश होगी तो ओली पड़ेगी, इसलिए कि उनको मिनिमम टेम्परेचर नहीं मिल पाता ना, जिससे वो मेल्ट करेंगे उतना दूर तक आते, इसलिए वो काफ़ी लार्ज होते हैं साइज में। हम लोग क्लाउड्स के बारे में अगर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, क्यूमुलस क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स, ये सभी क्लाउड्स के टाइप होते हैं। सभी क्लाउड्स के अलग अलग जो है वो फंक्शंस हैं, मतलब फंक्शंस इन द केस कि सभी क्लाउड्स का फॉर्मेशन अलग अलग है, सभी का शेप अलग अलग होता है, सभी का प्रेजेंस जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब कौन से क्लाउड से वो बारिश हो रही है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स भी बोलते हैं इसको। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुपरकूल्ड लिक्विड के बाद नेक्स्ट हमारा डीसब्लिमेशन। डीसब्लिमेशन क्या होता है? डीसब्लिमेशन मींस सब्लिमेशन का जस्ट उल्टा, रिवर्स। जैसे सब्लिमेशन में क्या था, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है किसी भी सब्सटेंस का बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट? सब्लिमेशन। तो उसको बोलेंगे हम सब्लिमेशन प्रोसेस को। बट व्हाट अबाउट डीसब्लिमेशन? डीसब्लिमेशन में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस हो सकता है? एक ही इसमें एग्जांपल है आपका सॉलिड आइस, यानी सॉलिड ड्राई आइस या CO2 बोल सकते हैं। CO2 गैस। तो गैस जो है डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में, विदाउट चेंजिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए ये CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम कंप्रेस करेंगे, ठीक है। मींस इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देंगे तो उस केस में क्या होगा? इस केस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको लिख सकते हो CO2 गैस। तो CO2 गैस क्या करता है आपका? डीसब्लिमेशन प्रोसेस करता है। एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन बाय एन एग्जांपल। यस, एक ही एग्जांपल है इसका। एक ही एग्जांपल है इसका। और किसी में डीसब्लिमेशन, इसलिए कि देखो नेफ्थिन बॉल्स अगर हम लेंगे तो वो तो डिसअपीयर हो जाते हैं ना, इस पर में मिल जाते हैं। डीसब्लिमेशन को नहीं, और नहीं होता। ये ड्राई आइस ही है। जब ये ड्राई आइस बनेगा CO2 गैस को हम ड्राई आइस बनाते हैं। सर इसी एक पर्टिकुलर चीज में होती है डीसब्लिमेशन, हाँ। है किसी और में भी? और में नहीं होता, किसी में भी करा सकते हैं, लेकिन देखो उसके लिए फेवरेबल थ्रेशोल्ड टेम्परेचर चाहिए। लेकिन ऐसे अगर हम देखें तो इसी में होता है मेनली। करा सकते हैं बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस इसको करा सकते हैं डीसब्लिमेशन।
डिसअलाइन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हमको फेवरेबल करने होंगे। दूसरा कोई ऐसा चीज़ जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो? डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो सब्लिमेशन थोड़ी नहीं, डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो कोई डायरेक्टली गैसेज से, देखो गैस एक्चुअली में सब डीसब्लिमेशन करने के लिए वो क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए सबसे पहले। सर मैं पूछ रहा ऐसे कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं डीसब्लिमेशन का? प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, कौन सी गैस को यूज़ करते हैं? सर जैसे ड्राई आइस है, हाँ हम उसका यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, यस। सर वैसे मैं पूछ रहा हूँ डीसब्लिमेशन को कोई और प्रोडक्ट है? और अच्छा, डीसब्लिमेशन में कोई और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में हो जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, यू वांट टू से? नहीं, और कोई और नहीं है इसके अलावा जो है, मतलब और जो है आपके मेटल्स में तो आपको हर एक सॉलिड स्टेट में तो होंगे ही होंगे, गैसेस स्टेट में हैं तो उसको सॉलिड स्टेट में बना सकते हैं। जैसे मेटल को कभी कभी क्या करते हैं, लेकिन मेटल जो है गैसेस स्टेट में नहीं कम्प्लीटली हो पाएंगे। जैसे कोई भी मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसको अगर हम मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करेंगे तो उस टेम्परेचर में मेल्ट करेंगे गैसेस फॉर्म होता है, लेकिन उसके पार्टिकल जो नैनोमीटर में तो प्रेजेंट रहेंगे ना, उसको बोलते हैं PM2.5 या तो उसके पार्टिकल्स जो है वो नैनोमीटर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, मतलब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, कंप्लीटली बिल्कुल गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ ना कुछ रेसिड्यू रह जाएगा उसमें, बच जाएगा। तो यही है एक ऐसा गैस की जो कंप्लीटली हम इसको ड्राई गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स CO2 को गैस को सॉलिड बना सकते हैं कंप्रेशन करके, इसको कंप्रेशन करते हैं। इसको लिखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग any substance from its gaseous state directly to the solid state without changing into its liquid form. A liquid state without changing into its liquid state is known as desublimation. Is it clear? Deposition क्या होता है? Deposition. What is known as deposition? एक कॉन्सेप्ट आता है आपका डिपोजिशन से, क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड व्हाट इज नोन एज डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? तो डिपोजिशन में क्या होता है, जब भी कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं, मींस वी कैन से दैट कि वो लिक्विड सब्सटेंस होंगे, तो लिक्विड सब्सटेंस जब सॉलिड में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पे तो फ्रीजिंग पॉइंट हमने कहा, एक पॉइंट होता है, एक टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन डिपोजिशन में क्या होगा, जब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, डिपॉजिट होना, तो ये आपका हो जाएगा डिपोजिशन पार्ट। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ नॉर्थ पोल ऑल्सो, नॉर्थ पोल का आप केस ले सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। अंटार्कटिका का भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, वहाँ का भी आप ले सकते हैं। तो ये इस केस में आपका डिपोजिशन होगा पॉसिबल। तो उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे आइस में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट हो जाते हैं, ग्लेशियर के फॉर्म में होते हैं, तो ग्लेशियर के फॉर्म में होते हैं, उसके बाद डिपोजिशन होता है। तो इस तरह से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं, डिपोजिशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या होगा, देखो मैटर को हम 2 कैटेगरीज में यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज प्योर सब्सटेंसेस, या प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो दिस इज प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट इज व्हाट, मिक्सचर। आपका नेक्स्ट होता है इसमें मिक्सचर। देखो प्योर सब्सटेंस में हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड मिक्सचर में आपका 2 मिक्सचर होता है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। कोई डाउट इसमें? हेटेरोजेनियस। नेक्स्ट आप एलिमेंट में पढ़ते हो मेटल, नॉन मेटल
एंड मेटलॉइड्स, इसमें हम लोगों को पढ़ना है। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल मेटलॉइड्स को पढ़ने हैं। कंपाउंड में आपको क्या पढ़ना है? दो चीजें पढ़नी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मेटल, नॉन मेटल मेटलॉइड्स इसमें पढ़ने हैं। इसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस में आपको पढ़ना है सस्पेंशन। ठीक है, एलॉय भी हो जाएगा, मेटल्स का एलॉय हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आता है, होमोजेनियस मिक्सचर में होता है। एलॉय जो होगा कैसा मिक्सचर होगा बताओ? होमोजेनियस में आएगा वो। एलॉय हम लोग देखेंगे मिक्सचर ही होगा एक तरह का, लेकिन वो होमोजेनियस में आएगा एलॉय मेटल्स के। कोई डाउट इसमें? हेटेरोजेनियस में सस्पेंशन हो जाएगा, कोलोइड, ये हेटेरोजेनियस में। कोई डाउट इसमें? इज ऑल कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस। तो प्योर सब्सटेंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें प्योर चीजें चाहिए, तो दैट वी आर सेइंग इन आवर टर्म्स कि दिस इज अ प्योर, बट इन एक्चुअल व्हाट वी कैन नॉट से कि दिस इज प्योर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें प्योर मिल्क चाहिए, मिल्क बोलते हैं ना, प्योर मिल्क, हमें दूध जो है वो प्योर चाहिए, तो प्योर हम लोग मिल्क बोलते हैं, बट मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। जैसे कोई भी हम चीज़ें खरीदते हैं, मार्केट में परचेज करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं प्योर चाहिए ये चीज़, तो मीन्स वो चीज़ें प्योर सब्सटेंस में नहीं आती। इट ऑल कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर। तो अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क भी मिक्सचर में आएगा। ठीक है, और मिल्क मिक्सचर में कैसा मिक्सचर होगा? होमोजेनियस मिक्सचर। इससे कि मिल्क में क्या मिले होते हैं? मिल्क में सभी विटामिन होते हैं, विटामिन सी को छोड़ के। विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता मिल्क में, वो सॉल्ट सब्सटेंस में पाया जाता है। अगर डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास की जो बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से विटामिन किस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सोर्स सब्सटेंस में जो भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनमें विटामिन सी मिलता है, मिल्क में नहीं पाया जाता। बाकी सभी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स जो भी है, फैट्स वगैरह सब उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं उसमें, मिनरल्स भी पाए जाते हैं मिल्क में। तो ये सभी चीज़ें जो है मिल्क में प्रेजेंट होती है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट मिल्क इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ओनली एलिमेंट एंड कंपाउंड विल बी द प्योर सब्सटेंस। मींस वैसे सब्सटेंस जो केवल सेम काइंड ऑफ एटम या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हो। एटम अब क्या होता है? व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? कैसे है एटम का कॉन्सेप्ट? इसके पहले प्योर सब्सटेंस के पहले मैं एटम के बारे में समझता हूँ। एटम क्या है? एटम जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, एटोमोस। एटोमोस एटोमोस मीन्स क्या होता है? एटम मीन्स बहुत ही छोटा। जैसे इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, डेमोक्रिटस के भी, डाल्टन के भी एटम्स के बारे में हैं, थ्योरीज बताए गए हैं कि एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में, दैट वी आर नॉट एबल टू सी विथ आवर नेकेड आइज। लोग अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये एटम्स के बारे में बताया गया है कि एटम्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। मीन्स एटम का जो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? मीन्स कोई भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। मीन्स एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम जो है इंडिविजिबल है। इज इट क्लियर? मीन्स कोई भी मैटर मीन्स व्हाट? जो भी पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, तो मैटर को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि एकदम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, और वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा क्या? एटम। जैसे अगर हम बोले इफ यू टॉक अबाउट दिस चेयर, कि चेयर का एटम क्या होगा, तो इसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे कैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा? एटम। उसी से तो मिलकर बना हुआ है ये। हेंस कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, डेमोक्रिटस, डाल्टन वगैरह जो थे, उन्होंने बताया था कि एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है एटम से। एटम
के बारे में लोग बोले थे कि एटम्स इंडिविजिबल है, उनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उनमें और कुछ नहीं पाए जाते, लेकिन हमने देखा ना कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एटम्स के। इज इट क्लियर? एटम्स काफी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, दैट वी आर नॉट एबल टू सी विदाउट नेकेड आईज, हम लोग अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते। तो वैसे प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हो या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, तो उस तरह के सब्सटेंस होते हैं प्योर सब्सटेंस कहे जाते हैं। जैसे एलिमेंट को हम डिफाइन करें, इफ यू टॉक अबाउट एलिमेंट, व्हाट इज एन एलिमेंट? द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम्स को कंसिस्ट करता है एलिमेंट। तो एलिमेंट में कौन सा आ जाता है? पूरे 118 एलिमेंट। 1800 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी हैं। तो 90 to 24 मींस 118 एलिमेंट, आपका 118 एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में आपको डिफाइन है। पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ाएंगे आपको पीरियोडिक टेबल हिस्ट्री में, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट में क्या है? कुछ मेटल है, कुछ मेटलॉइड्स हैं, कुछ नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसमें देखो 94 के अप्रॉक्स क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। अब नेचुरली अकरिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, मींस अर्थ के क्रस्ट में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं, और कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट क्या होते हैं? एक ही ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, उसको बोलते हैं लोग एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एटम है, एक एलिमेंट हुआ आपका हाइड्रोजन H, एटम बोलते हैं ना हाइड्रोजन एटम। उसी तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, बेरिलियम, सोडियम, ये सभी क्या हो गए? एटम। और एलिमेंट भी इनको कहते हैं इसलिए कि सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट। तो आपके पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो 1 एटॉमिक नंबर होता है किसका? हाइड्रोजन का। 2 किसका होता है? हेलियम का। 3 किसका होता है? लिथियम का। 4 किसका होता है? बेरिलियम। 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। ऐसे आपको 20 तक नहीं आ जाते, मैंने 20 तक नहीं आते। दिस ऑल अबाउट द एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में आप जानते हैं थोड़ा सा। तो आपको एलिमेंट्स समझ में आया। तो एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में क्या चीजें होती हैं वो चीजें देखेंगे, 1 by 1 सबको पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। तो आपने सब ये लिख लिया सब चीजों को, तो नोट डाउन ऑल दिस एंड हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीजें। इसलिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट में, मेटल में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में, उसको हम देखेंगे। तो मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसको बोलते हैं हम लोग मेटल्स, ठीक है। कितने मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। मेटल्स की कौन से मेटल जो है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल होता है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मरकरी बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स में भी। दिस और कंपाउंड में भी पढ़ेंगे, कैसे कंपाउंड हम लोग बनाते हैं, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले। एलिमेंट्स में अगर हम डिस्कस करें तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेम काइंड ऑफ मैटर से मिलकर बने, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। मींस द सब्सटेंसेस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट में आपको पता है कि 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होते हैं, बाकी जो एलिमेंट हुए वो सभी आर्टिफिशियल अमेंडमेंट होते हैं, ठीक है। तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 118। अब एलिमेंट की डिस्कवरी किसने की थी? एलिमेंट की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो एलिमेंट की डिस्कवरी आपको की थी रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट के बारे में डिस्कवरी नहीं, मतलब एलिमेंट को का नाम दिया था और सबसे पहले पूछा था रॉबर्ट बॉयल नाम है इसका, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट्स के बारे में बताया था सबसे पहले। उसके बाद जो अब एलिमेंट्स आए तो उनके सिंबलाइज आए, इसलिए कि हम एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पेन एंड पेपर पे। एलिमेंट का सिंबल आया, जैसे हाइड्रोजन का हमने H पढ़ा, हाइड्रोजन का H पढ़ा, ठीक है, सिंबल, इसके सिंबल भी आए। एक्चुअल में जो सिंबल थे वो कुछ एलिमेंट्स के क्या हुए, नाम की फर्स्ट लेटर ही दिए गए। जैसे हाइड्रोजन आपका हो गया, उसके बाद दूसरा आपका हो गया यहाँ पे हीलियम, हीलियम का हो जाएगा He, लिथियम, नेक्स्ट हो गया Li लाइक दिस, नेक्स्ट हो जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम का Be, बोरोन, बोरोन का आपका हो गया B,
उसके बाद नेक्स्ट कार्बन, ठीक है। इस तरह से जो भी एलिमेंट्स थे इन सब के फर्स्ट लेटर, कुछ के फर्स्ट लेटर ही सिंबल बने, एच ई फर्स्ट और सेकंड लेटर कुछ के सिंबल बने, फर्स्ट सेकंड लेटर, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेटर। तो कुछ एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर ही सिंबल बने, कुछ के फर्स्ट और सेकंड, और कुछ के फर्स्ट और थर्ड बने। फर्स्ट और थर्ड किसके बने? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड। अगर मैग्नीशियम की बात करोगे आप तो इसका सिंबल क्या होता है? Mg, फर्स्ट और थर्ड। इस तरह से इसके सिंबल बनाए गए। बताएंगे आपको कि सिंबल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हाँ, सोडियम का नाइट्रियम, नाइट्रियम से आया था। सोडियम का लैटिन नेम, कुछ के लैटिन नेम और वो ग्रीक नेम से डिराइव हुए थे इनके सिंबल। सोडियम का एक्चुअल में लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, NaTrium, तो नाइट्रियम Na से डिराइव हुआ। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसलिए काफी बड़ा है ये, और इसको हर एक चीजें पढ़ेंगे। कौन सा आइटम जो है, कौन सा एलिमेंट जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कितने एलिमेंट लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कितने जो है वो गैसेज फॉर्म में है, ठीक है। ये सभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी भी यहाँ पे छोड़ते हैं, आप बताएंगे कि इसका ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इसके पहले जो डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था, इसको रिप्रेजेंट किया था इन सभी एटम्स को एक सिंबल फॉर्म में, ऐसे डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया था कि हाइड्रोजन का सिंबल इस तरह से डायग्राम, लेकिन डायग्राम फ्रूटफुल नहीं था। हम लोग अगर लिखेंगे इंस्टेंटली हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा हाइड्रोजन को, तो डायग्राम बना के, और फिर इन्होंने कुछ के डायग्राम बनाए थे, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स के सिंबल बताए थे। लेकिन बाद में जैन जोकब बर्जीलियस नाम था उनका, जैन जोकब बर्जीलियस ने, उन्होंने दिया था इसके सिंबल्स, ठीक है, बताए थे कि किसी के फर्स्ट एलिमेंट का उनको बनाया था उसका सिंबल। बाकी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।